ओके हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। आज जो हम पढ़ेंगे वो बहुत धमाकेदार है, बहुत मजेदार है और एकदम दिल को छू लेने वाला टॉपिक है। वेग, नियम और अभिक्रिया की कोटि। देखो, इस टॉपिक का आज एक छोटी सी क्लास लूंगा, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, आधे घंटे के आसपास की क्लास रहेगी। इस टॉपिक का हम आपको देंगे एक जबरदस्त फील। इस टॉपिक का फील हम आपको देंगे और इस टॉपिक के बारे में और बात अगली क्लास में होगी। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है, उसको उठा लूं। हाँ जी, तो इस टॉपिक का फील देंगे हम आपको और इतना तगड़ा फील देंगे कि एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। उसके बाद आपको ये टॉपिक हम लोग विस्तार में अगली क्लास से पढ़ाएंगे। आपको पता है एक दो दिन में कुछ भयंकर सरप्राइज आने वाला है। उसी की तैयारी के लिए आज मुझे एक आदेश मिले हैं मेरी टीम से कि सर आज थोड़ा सा क्लास छोटी ले लेना मेहरबानी करके, ताकि वो लोग कुछ तैयारी करवा सके मेरे से। तो टीम का आदेश है, मानना पड़ेगा, संस्थान के आदेश को मानना पड़ता है। तो उन लोगों ने मुझे कहा है कि सर ऐसा करना, तो मैं ऐसा करूंगा। इसलिए आज क्लास छोटी है बट टॉपिक बहुत मोटा है, छोटा बट मोटा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हम लोगों ने क्या किया, एक अभिक्रिया को उठा लेते हैं। जैसे मान लो आपने एक अभिक्रिया उठाई, ए प्लस टू बी से बन रहा है सी। ये आपके अभिकारक हैं, ये बैलेंस रिएक्शन है जिसके अंदर ए और बी आपके अभिकारक हैं। ए और बी आपके अभिकारक हैं और सी आपका उत्पाद है। ए और बी अभिकारक है और सी क्या है, उत्पाद है। ठीक है, इस अभिक्रिया को देख करके आपको लग रहा है कुछ, ए अभिकारक है, आगे कुछ नहीं लिखा, बी अभिकारक है, आगे दो लिखा है, सी है। पता है ये वन और टू क्या लिखे हुए हैं? जैसे कोई अभिक्रिया होती है ना, N2 प्लस H2 इज गिविंग NH3, फिर हम उस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। जैसे ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे आपको 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो यहां पर अगर आप देखो तो N2 और H2, N2 और H2 ये क्या है, अभिकारक है। NH3 क्या है, उत्पाद है। और ये जो लिखा हुआ है ना 1, 3 और 2, ये है 1, 3 और 2, इनको बोलते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक। इसको बोलते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक। ठीक है, ओके। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, आपको बहुत 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 मजा आने वाला है। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। आपको कल की क्लास में आपने एक बसड़ समझी थी लास्ट में शायद, कि अभिक्रिया का जो वेग है ना, अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रताओं पे अजीब तरह से निर्भर करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर वेग बढ़ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर वेग घट जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं कर रहा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक है परंतु किसी एक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, बाकी दूसरी पर नहीं कर रहा है। तो ऐसा होता है मतलब। तो आज हम उसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे और उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है बेटा, पुराना लेक्चर आपका देखा हुआ है ना, बेहतर समझ में आएगा। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने ए की सांद्रता को दोगुना कर दिया। जैसे पहले मान लो ए आपका 10 मोल प्रति लीटर था, हमने उसको बढ़ा करके 20 मोल प्रति लीटर कर दिया। हमने ए की सांद्रता को दुगना कर दिया। एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हम ये देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में हमें पता चला कि वेग जो है वो 4 गुना हो गया। हमने कहा यार जबरदस्त, अगर एक ही सांद्रता को दुगना कर रहे हैं तो वेग 4 गुना हो रहा है। मैं नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा, एक्सपेरिमेंट कह रहा है। हमने कहा ठीक है, निष्कर्ष निकालेंगे इसके ऊपर। फिर हमने क्या किया, बी की सांद्रता को दुगुना कर दिया। तो हमने देखा कि वेग भी दुगुना हो गया।
और मान लो यहां पे प्लस सी भी है और आगे डी बन रहा है, ठीक है, या कुछ डी और ई साथ में दो उत्पाद और बन रहे हैं, इट्स ओके। होता है कभी कभी ऐसा कि दो से ज्यादा अभिकारक हो। हमने तीसरा अभिकारक सी को लिया, अब यहां पे चेंज हो जाएगा ना, गंदी बात, एक बार में लिख दिया करो यार, एक बार में लिखना चाहिए ना। अभिकारक आपके पास ए भी अभिकारक है, बी भी अभिकारक है, सी भी अभिकारक है, उसके बाद डी उत्पाद है, ई भी उत्पाद है। तो पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि अपन ने ए को दुगना किया, वेग 4 गुना हो गया, बी को दुगना किया, वेग भी दुगना हो गया, सी को हमने दुगना किया, वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जितना पहले वेग था उतना ही वेग अब है, कोई किसी प्रकार का प्रभाव देखने को नहीं मिला। किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव हमको देखने को नहीं मिला। अब इसको देख के मगज में एक बात आई कि यार एक अभिकारक को दुगना कर रहे हैं तो अभिक्रिया का जो वेग है वो 4 गुना हो रहा है, एक अभिकारक को दुगना कर रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग भी दुगना हो रहा है, और एक अभिकारक की सांद्रता को दुगना कर रहे हैं तो अभिकारक की वेग पर, अभिक्रिया के वेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो इससे हम कुछ कनेक्शन बना सकते हैं। किस प्रकार का कनेक्शन, समझिएगा। जैसे मैं आपको बोलूं y और x है, x को डबल कर रहे हैं तो y भी डबल हो रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि y और x में क्या कनेक्शन है, तो आप ये बोलोगे सर x को डबल कर रहे हो, y भी डबल हो रहा है, इसका मतलब सर जी x और y एक दूसरे के समानुपाती हैं और x की घात 1 पर निर्भर करता है आपका y, क्योंकि जो आप x के साथ कर रहे हो वही y के साथ हो रहा है। x की जगह आप 2x कर रहे हो तो y की जगह 2y हो जाएगा, मतलब y समानुपाती है x की घात 1 के। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है। मैं आपको अगर बोलूं ये केस नंबर 1 था बेटा जी, केस नंबर 2 सुनो। अगर मैं आपको बोलूं कि x को डबल करने पर y जो है वो 4 टाइम्स हो रहा है, अब मुझे बताओ x और y का कनेक्शन। तो आप बोलोगे सर जी यहां पर कुछ ऐसा है कि x को डबल करने पे y 4 गुना हो रहा है, इसका मतलब y जो है वो x की पावर 2 पर डिपेंड करता है। मजा ही आ गया, x की पावर 2 पर डिपेंड करता है। x को डबल किया, यहां पे 2x होगा, 2x का स्क्वायर होगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, मतलब y कितने टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। पक्का बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर के, समानुपाती है x की घात 2 के, ठीक है। केस नंबर 3, y जो है और x में रिलेशन निकालना है आपको। मेरा सवाल यह है x को डबल करने पर y पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। x को तुम डबल करो, ट्रिपल करो, चौपल करो, अनशंट कुछ भी करो, y पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो मैं ये बोलूंगा कि y और x में x पर y डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो y समानुपाती है x की पावर 0 के, x की पावर 0 1 हो जाएगा, और हम बोल देंगे कि x का निर्भरता है ही नहीं y के ऊपर। तो कहने का मतलब यह है, अब आप यहां पर आओ आपको समझ में आएगा कि वेग a को दुगुना करने पर वेग 4 गुना हो रहा है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि वेग समानुपाती है a की पावर 2 के। ये बात सबके भेजे में गई, भेजा मतलब दिमाग, दिमाग मतलब मगज, मगज मतलब बुद्धि, बुद्धि मतलब सर, गया अंदर कि अगर a को दुगना करने पे वेग 4 गुना हो रहा है, मतलब a की पावर 2 के समानुपाती है आपका वेग। यस और नो? b को दुगना करने पर वेग भी दुगना हो रहा है, तुम्हारे साथ जो होगा वही इसके साथ होगा, इसका मतलब जो वेग है वो b के समानुपाती है।
v को दुगुना करोगे वेग भी दुगना होगा। यहां जो वेग है वो c के ऊपर निर्भर कर रहा है क्या? c को दुगना कर रहे हैं, वेग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, मतलब वेग c की पावर 0 पर निर्भर करता है। तो यहां से हम कंबाइन करके इन तीनों को जोड़ के एक बात बोल सकते हैं कि वेग समानुपाती है a की पावर 2 के, b की पावर 1 के और c की पावर 0 के। ठीक है बच्चा पार्टी। अब एक बात बताओ, a के आगे क्या लिखा हुआ था? रस समीकरण मितीय गुणांक क्या है इन तीनों के? 1 2 और यहां पे भी 1 लिखा हुआ है, तो रस दिख रहा है। ओके, रस समीकरण मितीय गुणांक अगर रस समीकरण मितीय गुणांक की बात करें तो रस समीकरण मितीय गुणांक क्या है? 1 2 और 1। क्या जो रस समीकरण मितीय गुणांक है वो दिख रहा है आपको यहां पर? नहीं दिख रहा। क्या जो रस समीकरण मितीय गुणांक है वो दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। क्या जो रस समीकरण मितीय गुणांक है वो दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। इसका मतलब वेग की निर्भरता लिखते वक्त ये बात मत दिमाग में रखना कि हमेशा पावर में रस समीकरण मितीय गुणांक ही होगा, क्योंकि वो किसकी पावर कितनी होगी ये इस बात पे डिपेंड करता है। आराम से समझो, किसकी पावर वेग बराबर समानुपाती में किसकी पावर कितनी होगी वो किस बात पे डिपेंड करता है? वो इस बात पे डिपेंड करता है कि सांद्रता को बदलने पे वेग पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। सांद्रता को बदलने पे वेग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? सांद्रता को बदलने पर वेग पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? पहले पता है 2 साइंटिस्ट आए थे, नाम बताऊं? गुलबर्ग एंड वेगे। गुलबर्ग गुलबर्ग गुल्डबर्ग। एक है गुलमर्ग, कश्मीर में, बहुत अच्छी जगह है। गुल्डबर्ग एंड वेगे, कई से तो नाम रखते हैं यार ये लोग हैं। गुलबर्ग एंड वेगे। गुलबर्ग और वेगे ने पता है क्या बोला? गुलबर्ग और वेगे ने कहा कि जो वेग होता है किसी अभिक्रिया का वो समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता और पावर में होगा उनका रस समीकरण मितीय गुणांक। ये जो गुडबर्ग और वेगे भाई साहब है ना, इन दोनों भाई साहब ने ये कहा था कि अभिक्रिया का जो वेग है वो समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रताओं के और उनकी पावर में होता है उनका रस समीकरण मितीय गुणांक। ऐसा 1 2 3 4 कुछ रिएक्शन तक तो चला, परंतु कुछ समय बाद ये पता चला, जैसे मैंने आपको इस एक्सपेरिमेंट में बताया, कि ये बात सही नहीं है। पावर में रस समीकरण मितीय गुणांक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक अभिकारक के ऊपर वेग निर्भर ही नहीं कर रहा। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि मैं ए को दुगना कर रहा हूं, वेग आधा हो जा रहा है, कम भी हो सकता है, तो वहां पे पावर नेगेटिव आएगी। कभी कभी पावर 1/2 1/3 1/4 भी होती है कि इसको दुगना किया तो ये 1/4 हो गया, तो वहां पावर उसके साथ चलेगी। तो कहने का मतलब ये है, समझना मेरी बात बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए की पावर में क्या आएगा, बी की पावर में क्या आएगा, सी की पावर में क्या आएगा, इसका फैसला कौन करेगा? एक्सपेरिमेंट। कैसे करेंगे? जैसा तरीका मैंने आपको सिखाया, जो लॉजिक इसके हिसाब से है कि एक को डबल करने में दूसरा डबल हो रहा है मतलब समानुपाती, एक को डबल करने में दूसरा 4 गुना हो रहा है मतलब ये है। अगर मैं आपको बोलूं कि x को डबल करने पर y 8 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब पता है क्या है? कि y समानुपाती है x की पावर 3 के। तो जब आप x की जगह 2 रखोगे, 2x रखोगे, तो यह आएगा 8x क्यूब, 8 गुना हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट से आता है बेटा, एक्सपेरिमेंट से आता है कि पावर कितनी होगी। इस तरह से देखना पड़ता है कि एक को चेंज करने पर दूसरा किस हिसाब से चेंज हो रहा है, एक अभिकारक की सांद्रता को बदलने पर वेग पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे समझ में आता है कि वेग उस अभिकारक की सांद्रता के कितनी पावर पर डिपेंड करेगा। एक अभिकारक की सांद्रता को बदलने पर वेग में जो बदलाव आता है उससे डिसाइड होता है कि वेग उस अभिकारक की कितनी सांद्रता की कितनी पावर पर डिपेंड करेगा। पावर वहां से निकल के आती है। उस पावर का मतलब ये नहीं है, उस पावर का मतलब ये नहीं है कि रस समीकरण मितीय गुणांक की बात हो रही है। इतना हजम हो गया? इतना हजम हो गया? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन।
द्रव्यमान क्रिया का नियम, द्रव्यमान क्रिया नियम ये बोलती है कि अभिकारक की साध्यताओं की पावर रस समीकरण मितीय गुणांक के ऊपर वेग निर्भर करता है। बट गुडबर्ग और वेगे शेगे फेगे जो भी हो तुम्हारी बात गलत है। लॉ ऑफ मास एक्शन फेल है। हमेशा पावर रस समीकरण मितीय गुणांक के बराबर नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। हो भी सकती है, नहीं भी हो भी सकती है, नहीं भी हो भी सकती है, नहीं भी। क्या होगी एक्सपेरिमेंट बताएगा। कितनी होगी एक्सपेरिमेंट का डेटा बताएगा। किस पावर पे वेग एक अभिकारक की सांद्रता का निर्भर करेगा, एक्सपेरिमेंट बताएगा। वो पावर 0 हो सकती है, वो पावर 1 हो सकती है, वो पावर 2 हो सकती है, वो पावर 1/2 हो सकती है, वो पावर माइनस में हो सकती है। डजंट मैटर, कुछ भी हो सकता है। कहां से आएगा, एक्सपेरिमेंट से आएगा। आ गया मजा, आगे बढ़े। चलो अब मैं फाइनली सामान्य रूप पे आता हूं। जैसे माना एक अभिक्रिया हो रही है, जिस अभिक्रिया में ए कैपिटल ए, बी कैपिटल बी, और उससे बन रहा है सी कैपिटल सी, डी कैपिटल डी। अब आप समझने की कोशिश करो कौन क्या है यहां पर। कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, अभिकारक है। कैपिटल सी और कैपिटल डी उत्पाद हैं। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी रस समीकरण मितीय गुणांक है। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी रस समीकरण मितीय गुणांक है। ठीक है, रस समीकरण मितीय गुणांक है। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी दिख रहा है, ठीक है, गुणांक है। पक्का बेटा, गुड। अब मैं यहां पे बोलूं कि अभिक्रिया का वेग को कैसे लिखेंगे। ध्यान सुनना, यहां आपको बहुत कुछ सीखना है। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। निर्भर तो करता है, पर इसकी जो पावर है, इसकी जो पावर है वो एक्सपेरिमेंट से आएगी। वो स्मॉल ए और स्मॉल बी के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। इसलिए मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि वेग समानुपाती होगा ए की कुछ पावर के और बी की कुछ पावर के, परंतु पावर में क्या होगा, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी। और पावर में क्या होगा ये एक्सपेरिमेंट डिसाइड करेगा। तो मैं यहां नॉर्मल लिख के छोड़ रहा हूं एक्स और वाई, और जो एक्स और वाई है ये एक्सपेरिमेंट से आएंगे। और ये जो एक्स और वाई है ये पॉजिटिव हो सकता है, ये एक्स और वाई नेगेटिव हो सकते हैं, ये एक्स और वाई 0 हो सकते हैं, और ये भिन्न भी हो सकते हैं। जैसे 1/2 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखें कि ये जो एक्स और वाई एक्स और वाई एक्स और वाई है ये एक्सपेरिमेंट से आएंगे। ये एक्स और वाई पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, भिन्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब हम इस समानुपातिकता के चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट का नाम होता है वेग स्थिरांक। उस कांस्टेंट का नाम क्या है, वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट कहते हैं उसको। इसके बारे में भी बहुत अच्छे से बात करेंगे अपन, बट ये रेट कांस्टेंट है। और ये जो पूरा समीकरण आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो पूरी इक्वेशन आपकी आंखों के सामने है, इसको बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसको बोलते हैं वेग नियम व्यंजक। इसको क्या बोलते हैं, वेग नियम
व्यंजक। ठीक है सर, मजा आ गया सर। अब कुछ बातें और बताओ सर, ऐसे छोटी छोटी बातें बताई आपने, थोड़ी थोड़ी बातें और बताओ। इसमें के कौन है? वेग स्थिरांक। ए क्या है? अभिकारक ए की सांद्रता। ठीक है, अभिकारक ए की जो सांद्रता है वो क्या है? ए है। एक्स पता है क्या है? अगर इस एक्स को सिंपल भाषा में समझाऊं तो अभिकारक ए, अभिकारक है आपका, अभिकारक ए की सांद्रता की कौन सी घात पर वेग निर्भर करता है, वो घात एक्स है। अभिकारक बी की सांद्रता की कौन सी घात पर वेग निर्भर करता है, वो y है। तो इसको परिभाषित ऐसे किया हुआ है कि x है अभिक्रिया की कोटि, सुनना ध्यान से, x है अभिक्रिया की कोटि a के सापेक्ष, y है अभिक्रिया की कोटि b के सापेक्ष। लिखो लिखो, अभिक्रिया की, दिख रहा है ना, छोटा छोटा लिखूंगा, अभिक्रिया की कोटि ए के सापेक्ष, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। कंसंट्रेशन ऑफ बी पता है क्या है? ये है अभिकारक बी की सांद्रता। ये चीज क्या है? अभिकारक बी की सांद्रता। अभिकारक बी की सांद्रता, अभिकारक बी की सांद्रता। वाई क्या है? क्या है वाई? अभिक्रिया की कोटि बी के सापेक्ष। आ रहा है ना मजा? और अगर इस x और y को जोड़ दें तो x और y को जोड़ने पर जो आएगी वैल्यू n, वो कहलाएगी ओवरऑल अभिक्रिया की कोटि, संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि, या सिंपल भाषा में अभिक्रिया की कोटि, पूरी अभिक्रिया की कोटि। जिसको बोलेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिख रहा है क्या? बहुत मजा आ रहा है, ऐसे कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं, दिल गदगद हो जाता है आप लोग ऐसी बातें सुन करके। और एक और बात यहां पे जो सबसे बढ़िया है, जिसको हमने इतनी मेहनत करके आज सीखा है, कि एक्स और वाई एक्सपेरिमेंट से आएंगे और एक्स और वाई ए तथा बी के, मतलब ये एक्स और ये जो वाई है, ये ए और बी के बराबर हो भी सकते हैं तथा नहीं भी। और ये एक्स और वाई कहां से आएंगे? प्रयोग से आएंगे, एक्सपेरिमेंट से आएंगे। कौन क्या है पता होना चाहिए। जैसे ही हटा एक स्थिरांक है, इसका नाम है वेग स्थिरांक। यह है अभिकारक ए की सांद्रता, यह है अभिकारक बी की सांद्रता, यह है वो पावर जिसके ऊपर वेग डिपेंड कर रही है अभिकारक ए के लिए। तो यह होगा अभिक्रिया की कोटि ए के सापेक्ष, यह होगा अभिक्रिया की कोटि बी के सापेक्ष, और अभिक्रिया की संपूर्ण कोटि होगी एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, इसको बोलेंगे एन। एक और बात, तो अभी अभी आपने सीखा कि वेग इज इक्वल टू वेग स्थिरांक के, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि वेग इज इक्वल टू के, ये दोनों क्या है? अभिकारक। तो अभिकारक के लिए इन जनरल अपन आर लिख सकते हैं, और एक्स प्लस वाई क्या होता है? एन होता है। तो इसको अपन इस तरह से भी लिखते हैं, जहां पर एन क्या है? अभिक्रिया की कोटि कोटि कोटि।
मक्खन मक्खन, आगे बढ़े। अब बस इससे ज़्यादा मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा आज, क्योंकि आज थोड़ा सा समय की पाबंदी है बेटा, बहुत से काम करने हैं, और आपको परसों पता चल जाएगा कि मैं क्यों इतना बिजी था इस वीक में और क्या ज़बरदस्त हुआ है। बहुत एक्साइटिंग है, एक दो दिन रुक जाओ, बस परसों आपके सामने आ ही जाएगा। तो इसलिए आज क्लास थोड़ी छोटी रखी है मैंने। n बराबर 0 है, मतलब अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 0 है। तो अगर n बराबर 0, देखो n का मान कुछ भी हो सकता है, आपको पता है x और y के मान प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 1/2, 3/2, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही n के मान भी प्लस माइनस 0, 1/2 कुछ भी हो सकते हैं। फिलहाल मैं 3 केस ले रहा हूं। अगर n का मान 0 है तो हम बोलेंगे अभिक्रिया की कोटि 0 है, और ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है शून्य कोटि अभिक्रिया। क्या बोलते हैं ऐसी अभिक्रिया को, शून्य कोटि अभिक्रिया। अगर n का मान 1 हो तो उसको कहा जाएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया। n का मान 1 है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है, n का मान 1 होगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहेंगे उसको। n का मान 2 हो उसको द्वितीय कोटि अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा, तृतीय कोटि अभिक्रिया। इसको बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आ गया बच्चों को, अच्छा लगा बच्चों को टॉपिक पढ़ के। अब इसके बारे में तो अपन को बहुत कुछ पढ़ना है, बट अभी आज इसके आगे की क्लास नहीं हो रही है, इसके आगे अपन बहुत कुछ पढ़ेंगे। के बारे में बात करेंगे, के की इकाई के बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल से आपने ये समझा कि एक्सपेरिमेंट में अगर डेटा लिखा हुआ हो कि एक अभिकारक की सांद्रता को दुगना किया, दूसरा के वेग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, किसी अभिकारक के सांद्रता को बदलने से वेग पे क्या प्रभाव पड़ा, तो हम लोग दिमाग लगा के बता सकते हैं कि वेग उस अभिकारक की किस पावर पर डिपेंड कर रहा है, ये हम निकाल सकते हैं। और जिस पावर पर डिपेंड कर रहा है उस पावर के हिसाब से ही वेग का समीकरण बनाया जाएगा। इन गुलबर्ग और वेगी ने कहा था कि ये रस समीकरण मितीय गुणांक पर डिपेंड करता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। बट ये लॉ ऑफ मास एक्शन चला नहीं, फेल हो गया, क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ कि यहां पे वैल्यू 2 आ रही थी, पर यहां पे हमें वो पावर देखने को मिली नहीं, है ना। हमें वो वैल्यू मिली नहीं। तो मैं आपको ये बात समझा दूं कि वेग नियम के बारे में आप इतनी सी बात याद रखें। हाँ तो बच्चों बताओ बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को? जल्दी से कमेंट पढ़ दो, यहां तक एकदम क्लियर है? किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट, मन में कोई सवाल संशय नहीं है? बस आज की क्लास के बाद में ये मोटी बात समझ में आई है कि वेग नियम में हम वेग बराबर लिखते हैं k इंटू आर की पावर n, जहां n होता है अभिक्रिया की कोटि और n का मान एक्सपेरिमेंट से ही निकाला जा सकता है, n का मान एक्सपेरिमेंट से ही निकाला जा सकता है। अब एग्जाम में कुछ बच्चे पूछे सर क्वेश्चन कैसे आएगा, तो मैं आज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाता, बट कोई बात नहीं, अब अगली क्लास में एग्जैक्टली एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो चीज आपको बताई जाएगी। आपको बस इस टॉपिक का फील लेकर के रखना है कि हमें हमेशा एग्जाम में कुछ ऐसा डेटा देगा जो एक्सपेरिमेंट का होगा, जिससे हम डिसाइड करेंगे कि वेग की पावर अभिकारक की किस पावर पे, वेग अभिकारक की सांद्रता की किस पावर पर डिपेंड कर रहा है, ये हमें हमेशा एक्सपेरिमेंट से ही निकालना होगा। ये हम रस समीकरण मितीय गुणांक के आधार पर नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। जो अभिक्रिया की कोटि है वो क्या होती है पता होना चाहिए, और हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि ये x और y a और b से अलग हैं, a और b के बराबर हो सकते हैं कुछ रिएक्शंस के लिए,
बट सबके लिए होंगे जरूरी नहीं है। और एक्स और वाई का मान हमेशा 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 एक्सपेरिमेंट से निकलेगा। ये मान 0 हो सकता है, ये मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, माइनस हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब अगली क्लास में इसको और अच्छे से करेंगे, अगली क्लास में इसको और बढ़िया समझेंगे और आपको बहुत मजा आएगा। ये बात लिख के रख लो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो और इसी तरह से अच्छे से मेहनत करते रहो, ठीक है। और डैनी हमें कभी कभी डराता रहता है। बाय, जय हिंद।